देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। बिहार के नवादा जिले में बुधवार शाम को कुछ उपद्रवियों ने 21 घरों में आग लगा दी। यह जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला में हुई घटना के पीछे भूमि विवाद हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बिहार के नवादा में हुई इस घटना पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में एक देश एक चुनाव की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है और अब सरकार की तरफ से सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। इसके साथ ही अखिलेश ने बीजेपी से सवाल किया कि पार्टी ने अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कराया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। सपा प्रमुख ने पूछा कि भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चुनी हुई सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी हुई सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है। ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य ज़रूरी संसाधन ही नहीं है। इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को यानी ठेके पर दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर सिले नगर। उन्होंने कहा कि चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि सुना तो ये है कि वहाँ तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। अखिलेश ने फिर तंज किया कि कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2 पर्सन्स और 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आज इस स्थिति में क्यों हैं। हम इस स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि हमने 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक राष्ट्र एक चुनाव की शुरुआत की थी और फिर क्या हुआ कि 1967 में कई राज्य सरकारें चुनी गईं, वे अपना पूरा कार्यकाल नहीं निभा पाईं। कुछ सरकारें कुछ महीनों में गिर गई, कुछ उसके बाद गिर गई। इतिहास ने ऐसी स्थिति दी है कि दोनों चाहें वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमें अलग अलग समय में एक अलग चुनाव क्रम अपनाना पड़ा है। अब आप इसे कैसे रोकेंगे? एक राज्य की सरकार जो 5 साल के लिए चुनी गई है, अगर उसे 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो क्या वे अदालत में जाकर यह नहीं कह सकते कि यह असंवैधानिक है? कांग्रेस सांसद ने कहा कि बेशक वे ऐसा कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कल बुधवार को कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे के खिलाफ है और इसे लागू करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिफारिश स्वीकार करने के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए एक नौटंकी करार दिया। सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध करेगी, जो कि सत्तारूढ़ भाजपा के छिपे हुए एजेंडे को आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में जनता की राय भी प्रस्तावित प्रणाली के खिलाफ है।
बीआरएस नेता केटी रामाराव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र को इस बारे में स्पष्टता प्रदान करनी होगी कि वह वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे लागू करने की योजना बना रहा है और उसके बाद ही बीआरएस पार्टी इस प्रस्ताव पर अपना रुख व्यक्त कर पाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में संसद के चुनाव संपन्न हुए हैं और हमारे पास लोकसभा चुनाव 2029 में ही होंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनगणना कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू करना जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें 2029 के आम चुनावों से पहले पूरा करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में एक दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में पहले चरण की वोटिंग कल 18 सितंबर बुधवार को संपन्न हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में मतदान प्रतिशत 61.11% रहा, जिसमें किश्तवाड़ में सबसे अधिक मतदान हुआ जो कि 80.14% और पुलवामा में सबसे कम 46.65% अनुमानित रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मतदान का यह प्रतिशत पिछले 35 सालों में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगा। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उस पर आज बैठक हुई और आगे मजबूती के साथ कैसे इंडिया गठबंधन लड़ेगा उस पर आज चर्चा की गई। अजय राय ने आगे कहा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। कल बुधवार को जूनियर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के बीच हुई दूसरे दौर की वार्ता भी आरजी कार मुद्दे पर डॉक्टरों की हड़ताल को समाप्त करने में विफल रही। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने बैठक की लिखित कार्यवाही देने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे अपना आंदोलन और काम बंद करो आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार बैठक में सहमति के अनुसार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर लिखित निर्देश जारी नहीं करती। आंदोलनकारी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अनिकेत महातो ने कहा कि वार्ता सुचारू रूप से चली, लेकिन सरकार ने चर्चा किए गए मुद्दों की हस्ताक्षरित और लिखित कार्यवाही सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के रवैये से निराश महसूस कर रहे हैं। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली लेबर यूनियनों में से एक इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1996 के बाद ऐसा पहली बार है जब ये यूनियन किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे रही है। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा को मिलाकर इस लेबर यूनियन में लगभग 13 लाख सदस्य हैं। अब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि लेबर यूनियन के इस फैसले से कमला हैरिस को नुकसान होगा, क्योंकि वे अमेरिका के नौकरी पेशा वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं अगर टीमस्टर्स यूनियन किसी को अपना समर्थन देती तो उसे पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता था, क्योंकि इन जगहों पर इस यूनियन के हजारों सदस्य रहते हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 18 सितंबर को हुए सिलसिलेवार धमाकों में अभी तक 20 लोग मारे गए हैं और 450 लोग घायल हुए हैं। ये सिलसिलेवार धमाके वॉकी टॉकी में हुए। वॉकी टॉकी एक ऐसी वायरलेस मशीन है जिसका इस्तेमाल बातचीत करने के लिए होता है। इससे पहले 17 सितंबर को भी लेबनान में कई जगहों पर पेजर्स फटे थे। इन धमाकों के कारण एक बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी और अब जिन वॉकी टॉकी उपकरणों में धमाके हुए उनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा था। ये धमाके लेबनान की राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हुए हैं और अब इन धमाकों के लिए भी हिजबुल्लाह ने इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अभी तक इसराइल ने लेबनान में हुए दोनों ही धमाकों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।